आप सभी लोगों के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर ब्रिंगिंग अप करिए। जैसे कि पहले दो पार्ट के अंदर आप देख चुके हैं कि हाथी जो है वो पहले पार्ट के अंदर एक बच्चे की जान बचाता है और दूसरे पार्ट के अंदर वो शरारत करता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड पार्ट। लेट्स स्टार्ट। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे मैं बाहर गया, मैंने करी की जो बैग थी उसको डिसअपियर होते देखा पेविलियन की डायरेक्शन में, और मैं इतना डर गया था कि मैं खुश होने के लिए उसकी कंपनी चाहता था। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. मैं जैसे ही पेविलियन की तरफ भागा, मैंने उसको बनाना खाते हुए देखा, बनाना खाते हुए पाया। मैं वहाँ एकदम एस्टोनिशमेंट में खड़ा रहा, अचंभे में खड़ा रहा, आश्चर्य के साथ मैं वहाँ खड़ा रहा, और बनानास जो थे उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और उसने अपनी जो सूंड थी उसको फैलाया और एक बनाना जो उससे दूर पड़ा हुआ था उसकी तरफ बढ़ा दिया। That instant, the trunk looked like a black snake and I realized that Curry was the thief. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. अब उसकी जो सूंड थी वो काले सांप की तरह दिखाई दे रही थी। तब मैंने उसे खुशी खुशी कान से पकड़ा और कान से पकड़ करके मैं उसको अपने पेरेंट्स के सामने ले गया। उनको कहा कि देखिए ये करी है जिसने कि पूरे हफ्ते फ्रूट को खाया है, मैं नहीं था। असल जो चोर है वो ये हाथी है। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. उसके बाद मैंने क्या किया, राइटर कहता है कि जो हाथी होते हैं वो शब्दों के साथ साथ बच्चों की हरकतों को भी समझते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर अगली बार तुमने फल चुराए तो ध्यान रखना तुम्हें विप्ड किया जाएगा, तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे, तुम्हें चाबुक से पीटा जाएगा। अब वो समझ गया कि सभी लोग उससे नाराज़ थे, यहाँ तक कि जो नौकर थे वो भी उससे नाराज़ थे। उसका जो अभिमान था वो इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि उसके बाद उसने कभी भी डाइनिंग रूम से फल नहीं चुराए। और तब से लेकर अब तक अगर उसको कोई फल देता था तो वो हमेशा चिंगाड़ करके उसको धन्यवाद देता था। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. हाथी अगर कोई गलती करता है तो पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यदि आपने उसको बिना किसी कारण के पनिशमेंट दिया तो हाथी आपको वापस उसी तरीके से पे करेगा, यानी कि आपसे बदला लेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं इन दीज फॉलोइंग लाइंस वी कैन सी द नेचर ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट अगर हेल्पफुल है तो एलिफेंट एक रिवेंजफुल एनिमल भी है। अगर वो गलती करता है तो अपनी गलती को मानता है, समझता है, और वो विलिंगली पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता है। लेकिन यदि आप बिना किसी कारण के उसको पनिश करेंगे तो वो फिर आपसे बदला भी ज़रूर लेगा। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, and when to go slow.
You teach him these things as you teach a child. If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is a signal to walk. This particular paragraph is related to the training of the elephant. यानी कि ये जो पैराग्राफ है ये हाथी की ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है. राइटर कहता है कि एलिफेंट को ये ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, और फास्ट कब चलना है और स्लो कब चलना है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे को सिखाते हैं तो इन अ सिमिलर वे यू हैव टू टीच द एलिफेंट. यानी कि अगर आप उसको धत बोलेंगे और धत बोलने के बाद उसको कान से खींचेंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा. ग्रेजुअली मीन्स स्लोली ही विल लर्न हाउ टू सिट डाउन. इसी तरीके से यदि आप उसको मली कहेंगे और उसकी ट्रंक को सामने की तरफ खींचेंगे तो समझ जाएगा ये आगे बढ़ने का, आगे चलने का सिग्नल है. करी लर्न मली आफ्टर 3 lessons बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न दैट ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? बिकॉज ही ग्रोज taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. अब देखिए क्या होता है कि जो करी था वो मली तो सीख गया 3 लेसन्स के बाद, लेकिन उसको 3 हफ्ते लगे दत्त को सीखने में. यानी कि फॉरवर्ड चलना तो वो सीख गया लेकिन बैठना उससे आया 3 हफ्ते बाद ट्रेनिंग के, और वो बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. और राइटर कहता है कि क्या आपको पता है कि एलिफेंट को बिठाया जाना क्यों सिखाया जाना चाहिए? तो इसका राइटर एक कारण देता है कि जो एलिफेंट है वो टॉलर एंड टॉलर होता जाता है, यानी कि बड़ा और बड़ा होता, लंबा और लंबा होता जाता है आपके मुकाबले. यानी कि जो उसकी देखभाल करता है उसके मुकाबले उसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है. और जब वो 3 साल का हो जाता है तो आप केवल, अगर आपको उसकी बैग तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए आपको अच्छा रहता है कि आप उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे, बैठने की ट्रेनिंग दे, ताकि आप उसकी बैग पर आराम से चढ़ सकें. अदरवाइज़ हर समय अगर ज़रूरत पड़ती है तो हर समय तो आप देखेंगे लेडर को लेकर कौन घूमता रहेगा. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. ही जनरली टेक्स 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make the kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. अब कहता है कि सबसे मुश्किल जो चीज़ है हाथी की ट्रेनिंग में वो होता है मास्टर कॉल. अब ये मास्टर कॉल क्या है? कहता है कि 5 साल लगते हैं प्रॉपर तरीके से इसको सीखने में, लगभग 5 साल का समय लगता है. और ये जो मास्टर कॉल है ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक तरह का अजीब सा हेसिंग साउंड होता है, हाउलिंग साउंड, हु का साउंड होता है, जो लगभग स्नेक और टाइगर अगर दोनों की आवाज़ को मिला दिया जाए, यानी कि अगर कभी ऐसा हो कि स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हों तो उनकी लड़ाई से जो साउंड निकलेगा तो उसको मास्टर कॉल कहा जाता है. और ये जो कॉल है आपको हाथी के कान में करना पड़ता है उसको, मतलब हाथी का जो कान है इस तरह का जो मास्टर कॉल है वो उसके कान में आपको साउंड डालना होता है. और राइटर कहता है कि आपको पता है कि एलिफेंट को ये मास्टर कॉल क्यों दी जानी चाहिए? वो कहता है कि मान लीजिए आप जंगल के अंदर खो गए, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है,
हर चीज़ ब्लैक है, केवल जो सितारे आपके ऊपर चमक रहे हैं उनको छोड़कर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और आप कहीं दूसरी जगह जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। दिस frightens all the animals away, and the tree comes crashing down. Monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. तो मास्टर कोल का जो फंक्शन है वो राइटर हमें यहाँ बताता है कि अब ऐसी स्थिति में जब आप फंस जाते हैं तो आप तुरंत मास्टर कोल देंगे। मास्टर कोल को सुनने के बाद हाथी क्या करेगा, अपने सामने का जो पेड़ है उसको अपनी सूंड से उखाड़ देगा। अब जैसे ही वो उसको अपनी सूंड से उखाड़ेगा तो ये बाकी जो एनिमल्स हैं, डेंजरस जो एनिमल्स हैं, ये उनके लिए एक सिग्नल होगा कि अब वो यहाँ से दूर चले जाएं। अब पेड़ों की ब्रांचेस पर जो मंकी हैं वो जाग जाते हैं और वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना भागना शुरू कर देते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर द एलिफेंट it has been demonstrated in the picture on the screen. The elephant is rooting up the trees. So जब आप मास्टर कॉल देते हैं तो कुछ इस तरीके से हाथी पेड़ को अपनी सूंड में लेकर के उखाड़ देता है। You can see them in the moonlight and you can almost see the stages running in stags running in all directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance, even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. अब कहता है कि आप ये सब चीज़ आप मून लाइट के अंदर देख सकते हैं और आप लगभग ये भी देख सकते हैं कि जो स्टैग्स हैं, हिरन जो हैं, वो हर डायरेक्शन में भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। इवन आप टाइगर के गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हैं दूर से। यानी कि हाथी का ये रूप देखकर टाइगर भी भयभीत हो जाता है और तब वो एक के बाद एक पेड़ उखाड़ता जाता है और तब तक उखाड़ता जाता है जब तक कि आपके घर तक एक रोड तैयार नहीं हो जाती। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी एंड इट हैज़ बिन रिटन बाई धन गोपाल मुखर्जी। और एलिफेंट के बारे में इन्होंने पूरी एक जो किताब है वो लिखी हुई है जिसका नाम है करी द एलिफेंट, तो वहाँ से इसको लिया गया है। तो चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली हाथी के बारे में जाना। पहला कि हाथी जो है, एलिफेंट जो है, इट्स अ वेरी हेल्पफुल एनिमल. It understands a human being and sometimes it behaves in a human-like way. Though he cannot speak, but he gives you some kind of gestures, some sort of signs so that you understand his feelings at that particular moment. उसके बाद हमने जाना कि हाथी जो होते हैं उनकी जो नेचर है वो मिस्चीवियस होती है, यानी कि यदि आप उनको डांट कर ना रखो तो उनकी जो शरारतें बढ़ती जाती हैं। And in this particular video we have learned that हाथी को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको कब तेज़ चलाना है, कब उसको बैठना है, कब उसको चलना है। तो ये सब चीज़ें all these things are the part of his training. तो जैसे आप उसको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद वो वैसे ही डेवलप होता जाएगा। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि मास्टर कॉल हाथी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी किस लिए है ये भी हमने वीडियो के अंदर जाना कि जब आप जंगल में अगर फंस जाते हैं और आपके पास रास्ता नहीं होता बाहर निकलने का, तो जब आप उसको मास्टर कॉल देते हैं तो वो जंगल के बीच से रास्ता बनाता है ताकि आप अपने घर सेफ एंड साउंड पहुंच सकें। नाउ कम टू द कॉम्प्रिहेंशन चेक। First question is, the enclosure in which Curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and say why it was built that way.
आपसे कहा गया है कि करी का जो रहने का ठिकाना था वो 3 बम्बुओं पर खड़ा हुआ एक रूफ टाइप था। तो कहता है कि पेज नंबर 8 पर जाकर जहाँ वो करी रहता था उस चीज़ को आप देखें किस तरह से उसको बताया गया है। सो पेज नंबर 8 पर जाने के बाद आपको उसको कंफर्म करना है कि द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पेविलियन ऑन पेज 8 कंफर्म्स दैट द थैच्ड रूफ रेस्टेड ऑन द 4 thick tree stumps. The pavilion was built in this way so that the elephant could move about freely inside the enclosure. उसको इसलिए सेटअप किया गया था ताकि उस एनक्लोजर, उस चार दीवारी के अंदर, यानी कि वो जो हाथी के रहने की जगह बनाई गई थी वहाँ वो आराम से हिल डुल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। बिल्कुल वो अपनी जो मॉर्निंग रिवर की जो बात थी वो उसको एंजॉय करता था और वो क्या करता था कि ही कुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल द नरेटर रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वो क्या करता था कि नदी का जो किनारा था, रेतीला किनारा, वहाँ लेट जाता था और जो राइटर था वो लगभग 1 घंटे तक रेत से उसकी बैग को साफ करता था। उसके बाद वो पानी के अंदर बहुत लंबे समय तक लेटता था और जो उसकी स्किन है वो ऐसे शाइन करती थी जैसे कि कोई इबोनी हो जब वो पानी से बाहर आता था, और वो प्लेजर से चिंगाड़ता था जैसे राइटर उसके ऊपर पानी डालता था। फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। वाई? करी के लिए अच्छे ट्विग्स को ढूंढने में टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि द नरेटर वुड क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स फॉर करी। क्योंकि उसके लिए बहुत नरम और बहुत अच्छी जो ट्विग्स थी वो चाहिए होती थी। इन ऑर्डर टू कट डाउन द ट्विग्स विदाउट म्यूटिलेटिंग देम द हैचेट नीड टू बी वेरी शार्प। और कहता है कि ट्विग्स को काटने के लिए ज़रूरी था, बिना उनको तोड़े मरोड़े, ये ज़रूरी था कि आपकी जो कुल्हाड़ी है बहुत शार्प होनी चाहिए। और वो कहता है कि मुझे लगभग आधा घंटा लगता था उसको शार्प करने में, क्योंकि इसलिए इट वुड टेक द नरेटर अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड गुड ट्विग्स फॉर करी। इसलिए नरेटर को इतना लंबा समय लगता था करी के लिए ट्विग्स को ढूंढने में। वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड्स इन टू द स्ट्रीम। करी अपने दोस्त को स्ट्रीम में क्यों पुश करता है? क्योंकि वहाँ एक बच्चा स्ट्रीम के अंदर डूब रहा था, तो उसकी जान बचाने के लिए वो उसको वहाँ खींचता है। करी वॉज लाइक अ बेबी, वॉट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। बेबी की तरह था करी, कंपैरिजन के कौन से पॉइंट हो सकते हैं? पहला कि इट हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको अच्छे से बिहेव करने के लिए ट्रेन करना चाहिए। एंड इफ़ वॉज नॉट टोल्ड व्हेन इट वॉज नॉटी, और अगर वो शरारतें करता और आपने उसको नहीं बताया, इट वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, यानी कि वो शरारत करता है जैसे बच्चा शरारत करता है और आप उसको उसकी शरारतों पर डांटते हो, उसको समझाते हो तो बच्चा समझ जाता है। लेकिन या आप उसकी शरारतों पर उसको डांटोगे नहीं तो उसकी शरारतें बढ़ती जाएंगी। यही सेम चीज़ हाथी के साथ होती है। करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। हाउ डिड ही डू इट? कि करी सारे फ्रूट चुरा लेता था बिना किसी के नोटिस में आए हुए। और ये सब वो कैसे करता था? वो करता था कि करी वुड पुट हिज ट्रंक इन थ्रू द विंडो एंड पिक अप ऑल द बनानास केप्ट इन द प्लेट, यानी कि अपनी सूंड का इस्तेमाल करके प्लेट में जितने भी फ्रूट थे सबको वहाँ से वो उड़ा देता था। ही वुड देन ईट दोज दीज स्टोलन बनानास इन हिज पेविलियन, जहाँ वो रहता था वहाँ ले जा करके फिर खाता था। करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक, वट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। चलने के लिए आपको उसकी सूंड को खींच करके कहना होता था मती, तो आगे बढ़ता था। और यदि आप उसके कान को खींच कर कहते धती तो वो धत कहते थे तो वो नीचे बैठ जाता था। वट इज़ द मास्टर कॉल, वाई इज़ इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। जैसे कि वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि मास्टर कॉल इसलिए ज़रूरी है, ये एक तरह का हिसिंग साउंड होता है। ऐसा लगता है जैसे कि जब स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हो तो उनकी लड़ाई से जो साउंड पैदा होगा तो वो मास्टर कॉल के साउंड जैसा लगेगा। तो ये आपको क्यों करना होता है? यदि आप जंगल के बीच में खो जाते हैं तो वहाँ से निकलने के लिए आपको मास्टर कॉल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि
वो पेड़ों को उखाड़ करके आपके लिए रास्ता बनाए और आप सेफ तरीके से अपने घर पहुंच सकें। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ एंड इट वाज द चैप्टर upbringing the curry, and I will be meeting with you very soon in our next video with new chapter. Till then, thank you very much.